चलिए सभी कनेक्ट हो गए हैं तो अभी हम बात करेंगे आज नए टॉपिक का जो पर्यावरण अध्ययन का इकाई 8 यूनिट 8। आप लोग सभी पर्यावरण के टॉपिक को देखिए। लास्ट ईयर का जो सिलेबस है अभी के सिलेबस में यूनिट के नामों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उसके अंदर की जानकारियाँ पहले के जानकारी को हटा दिया गया है, कुछ नई जानकारियाँ डाली गई हैं, तो पूरा सिलेबस थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ पर हम बात करेंगे पहले पारिस्थितिक तंत्र के हिस्से में जैविक घटक, अजैविक घटक के साथ साथ बहुत सारे चीज़ों को शामिल किया गया था। अभी एक इकोसिस्टम है, उसके प्रकार, उसके बाद पर्यावरण का जो संरक्षण है उसकी बात की जा रही है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के बाद एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाएगी। तो वो सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पिछले बार नहीं था, अभी है। तो क्या होता है सतत विकास, उसको देखेंगे। इकोसिस्टम को देखेंगे, समझेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। आप लोगों ने पर्यावरण की परिभाषा समझी होगी। पर्यावरण का मतलब होता है परि और आवरण, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और वहां पर परि का तात्पर्य होता है चारों ओर, है ना। चारों ओर के जो क्षेत्र होंगे उसके बीच जो भी है, एक चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। तो इसके बीच में, इस आवरण के बीच में जो भी चीजें उपलब्ध हैं ये सभी आपके पर्यावरण के हिस्से कहलाते हैं। तो इस चारों ओर का आवरण में क्या क्या चीजें हैं, सब चीजें पर्यावरण के हिस्से थे। उसमें भी आप लोगों ने देखा सजीव जो थे वो भी पर्यावरण के अंदर कहलाते हैं, निर्जीव चीजें भी पर्यावरण के अंदर कहलाते हैं। तो इसी में एक इकोसिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है, इसको इकोसिस्टम भी कहा जाता है। इकोसिस्टम का पूरा आपको सभी चीजों को समझना होगा। तो एक पर्यावरण के अंदर आपको जो भी चीजें मिलती हैं, मान लो आप इकोसिस्टम को डिफाइन करने कहा जाए तो हर अलग अलग क्षेत्र में कहना चाहिए, हर एक अलग अलग क्षेत्र में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो वहाँ के जीव जंतु निर्जीव जो भी चीज हैं उनका रहना खाना पीना जीवन यापन वो अलग टाइप का हो जाता है ना। जैसे मान के चलो एक कोई तालाब है, तालाब में क्या आपको मिल सकता है? तालाब में मिलेगा मछली, छोटी मछली मिलेगी, बड़ी मछली मिलेंगी, कुछ सांप मिलेंगे, मेढक मिलेंगे, छोटे छोटे और जीव जंतु मिलेंगे, और उसके साथ साथ कवक के भी कुछ हिस्से मिलेंगे, काई मिलेंगे। ये सभी चीजें एक तालाब के अंदर किसका निर्माण कर रहे होते हैं? एक इकोसिस्टम का। पर्यावरण को, इकोसिस्टम को समझने का एक सिंपल तरीका है कि एक किसी क्षेत्र में अलग अलग प्रजाति एक साथ रह करके एक दूसरे पर आश्रित होकर के अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ ऐसे सजीव होते हैं जो निर्जीव के भी सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक कुल मिलाकर के किसी एक निश्चित क्षेत्र में अपना विकास कर रहे होते हैं, वो हिस्सा आपको पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। वैसे ही अगर इनका जीवन यापन जैसे चल रहा है, वैसे ही अगर देखें किसी एक बहुत बड़े घास का मैदान है तो घास के मैदान में घास पाए जाएंगे, घास के साथ साथ कुछ जीव जंतु छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाएंगे, उसके साथ साथ कुछ बड़े जीव भी यहाँ मिलते होंगे। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो हिस्सा है घास के मैदान का, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन यापन अलग है। जैसे आप लोग जिस क्षेत्र पे रहते हैं वहाँ के जलवायु वातावरण के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। यही शब्द का है ना, हम उस हिसाब से ढल गए, उस परिस्थिति में ढल गए। तो उस परिस्थिति में ढलना अर्थात उस सिस्टम के साथ आप सामंजस्य बैठाकर रख चुके हो। तो धीरे धीरे कोई भी जीव अगर यहाँ से यहाँ आता जाता है तो उस परिस्थिति के हिसाब से उस सिस्टम में, उस तंत्र में ढल जाता है। आपको अगर यूरोप भेज दिया जाएगा, यूरोप के एटमॉस्फेयर में आपको छोड़ दिया जाएगा, तो वहाँ का टेम्परेचर सामान्यतः से कम होता है ना। तो वहाँ पे आपको 1 साल 2 साल जीवन यापन करने में परेशानी होगी, लेकिन वहाँ कुछ सालों के बाद आप उस परिस्थिति में, उस सिस्टम से ढल सकते हो। तो यहाँ पर मूल रूप से पर्यावरणीय पारिस्थितिक तंत्र का जो डेफिनेशन होगा कि इसका मतलब होता है जीवन रूपों के समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसमें सजीव के साथ साथ निर्जीव को भी शामिल किया गया है जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं? तो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। आश्रितता का नियम है, जब कोई भी व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित होता है तो हिंदी में अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है।
क्या कहा जाता है? जैसे आप अपने परिवार पर आश्रित हैं, माता पिता पर आश्रित हैं, लेकिन आप पर आपके माता पिता आश्रित होंगे? नहीं है। तो जब नहीं है तो ये केवल आश्रित कहलाएगा। लेकिन आप उस पर आश्रित है, वो आप पर आश्रित है, तो ऐसा शब्दावली आता है अन्योन आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होना। वही कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम में कि एक इस प्रकार की संरचना होती है कि आपस में मिलकर काम करते हैं, इसलिए कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई, हर फंक्शन अलग अलग से बने हुए हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, इसलिए तंत्र कहा गया है। जो जीवित जीव होंगे, वहां पर जितने भी जीव उपलब्ध हैं, छोटे से लेकर बड़े जीव, जिस इकोसिस्टम हमने एरिया में बात करेंगे, वहां पर आपस में तालमेल बैठाते हैं। बातचीत करने का मतलब है तालमेल बैठाना, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और पर्यावरण को एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में आगे ले जाते हैं। ये इकोसिस्टम का मूल परिभाषा है। और ऐसा कोई सिस्टम है, उसको ढूंढने का प्रयास, खोजने का प्रयास एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये व्यक्ति का नाम है जो लगातार पूछा जाता है, एजी टॉन्सले। परिजन जब पढ़ रहे होंगे तो इकोसिस्टम शब्दावली किसने दिया था, पर्यावरण को परिभाषित किसने किया था, क्या इसके वो अलग अलग प्रकार हैं, उसको किसने दिया था, घटकों के बारे में किसने जानकारी दी थी, आपकी एडिशनल जानकारी के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं। टांसले का नाम ध्यान रखेंगे। इकोसिस्टम ऐसा कोई शब्द जो दिया है, वो दिया है टांसले। अब देखते हैं कि एक पूरे इकोसिस्टम कैसा बनता है, एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र का संरचना कैसे होता है। तो इसको संरचना के दो हिस्से होते हैं, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। इस ये वाला बॉक्स का जो जानकारी है उसको आप ध्यान रखेंगे। एक इकोसिस्टम की संरचना में जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं। उसमें अगर हम जैविक घटक की बात करते हैं तो जैविक घटकों में एक सबसे पहले जो नाम आता है उत्पादक। हम पूरे इकोसिस्टम में अलग अलग स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। उत्पादक किसको कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको उत्पादक कहा जाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना उत्पादक के भोजन बनाएगा कौन? उत्पादक बनाता है। अन्य जीवों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी और एक इकोसिस्टम में अलग अलग स्तर के जीव पाए जाते हैं। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा ताकि इकोसिस्टम भी समझ में जाए। अलग अलग स्तर के जीव पाए जाते हैं, कोई किसी को खाता है, कोई किसी को खाता है, ये चीज तो पढ़े भी हैं आप लोग। तो उस स्तर के में सबसे पहले जो बात आएगी वो आता है उत्पादक। ये किसी को नहीं खाता, अपने लिए भोजन स्वयं बनाता है, अपना पोषण स्वयं करता है, इसलिए वो उत्पादक कहलाता है। और जैसे ही उपभोक्ता की बात करेंगे जैविक में, उपभोक्ता में तीन चार स्तर पे उपभोक्ता पाए जाते हैं। एक तो होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता की परिभाषा भी आएगी, एक बार समझ लीजिए। ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादक को, उत्पादक के रूप में जो स्थलीय क्षेत्र हैं, पूरे के पूरे स्थलीय क्षेत्र में पेड़ पौधे ही अपने लिए भोजन बनाते हैं, उसी को हम लोग उत्पादक के रूप में जानते हैं। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जलीय पौधे जो होते हैं, जिसमें जलीय पौधे कौन कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन सुने हैं, वो जलीय पौधा है, वो अपने लिए भोजन बनाता है। तो इसको अगर कोई खाता है, जो उत्पादक का उपभोग करेगा वो कहलाता है फर्स्ट कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का जो उपभोग करेगा वो कहलाता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक का जो उपभोग करेगा वो कहलाता है तृतीयक उपभोक्ता। और चतुर्थ उपभोक्ता भी मानी जाती है, जो अधिकतर मांसाहारी सर्वाहारी के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और जैविक अपघटक में एक स्थिति आती है, जैविक घटक में अपघटक, ये सड़े गले मृत जीवों पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो पोषण के स्तर के हिसाब से देखें तो उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक होता है। वैसे ही एक इकोसिस्टम में अजैविक घटक भी होते हैं, जैसे अकार्बनिक तत्व जो होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। उसके बाद कार्बनिक तत्व भी होते हैं, फिर आपका जलवायु भी होता है, मृदा भी होता है। ये सभी चीजें अजैविक घटक में आते हैं। तो ये सब मिल करके एक सिस्टमेटिक ढंग से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और आपको ध्यान पूर्वक इनके वर्गीकरण को समझना पड़ेगा। जैविक और अजैविक घटक किसको कहेंगे? ये है
चलिए जैविक घटक को देखते हैं। अभी हमने जो चर्चा किया उसी को लेकर के ये है, जल्दी समझने का प्रयास करेंगे। जो लिखने के लायक होगा लिख सकते हैं नोट्स में, और पीडीएफ तो आपको मिलेगा। जैविक घटक में और अजैविक घटक में एक अंतर होता है उनके जीवन का। जो जीव, जिसमें पौधे भी शामिल है, जिनका जीवन होता है, उसको जैविक घटक में शामिल किया जाता है। और उसका जो वर्गीकरण है जैविक घटक में, पोषणता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि कौन सा जो जीव है क्या पोषण करता है। तो जैविक घटक में एक पोषक जो हिसाब होता है वो स्वपोषी। स्वपोषी में कौन आएंगे? फिर स्वपोषी में स्वयं का पोषण स्वयं करता है, वो स्वपोषी होगा। विषम पोषी, स्वपोषी में उत्पादक के रूप में हरे पौधे, पेड़ पौधे। विषम पोषी में 3 स्तर पे उपभोक्ता यूजर, और मृत पोषी में अपघटक शामिल किए जाते हैं। तो दोनों प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाएं तो ध्यान रखेंगे। स्वपोषी में हमेशा हरे पौधे आते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और इस हरे पौधे को खाने वाले विषम पोषी जो अपना भोजन नहीं बनाते, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। फिर मृत पोषी। तो कुल मिला के जो जीव जंतु हैं, आप जो अपना जीवन यापन जो कर रहे हैं, सभी का सोर्स क्या है? सभी का सोर्स हरे पौधे हैं, ठीक है। और हरे पौधे का सोर्स क्या है? हरे पौधे या उत्पादक जो हैं, जो भोजन का उत्पादन हम बोल रहे हैं, भोजन का उत्पादन का तात्पर्य है कि वो भोजन बनाता कैसा है? किसी भी हरे पौधे का भोजन का बनना अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होना, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व है, ये इसके माध्यम से भी उसको भी पूछा जा सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, क्या आवश्यक होता है? 2 चीजें, सूर्य का प्रकाश का होना, सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उत्पादक के द्वारा। सनलाइट से ऊर्जा, सनलाइट से ऊर्जा तभी मिल सकती है जब किसी पौधे में क्लोरोफिल की उपस्थिति हो, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो उस हिसाब से जब भोजन ये बना लेता है तो अपना भी पोषण करता है। फ्लोएम जाइलम सुने हैं, उसके हिसाब से पोषण का स्तर ये आप लोग समझ सकते हैं। अब इनको जो खाने वाले हैं फिर उपभोक्तागण हैं, और उनको भी खाने वाले कौन है? मर जाए तो मृतपोषी को अपघटक हैं। तो देखेंगे उत्पादक के रूप में, उत्पादकों में पौधे जैसे सभी स्वपोषी शामिल होते हैं। और स्वपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की उसका फार्मूला आपको मालूम है किसी का? आप बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होगी, एक तो होगा क्लोरोफिल हो गया और सूर्य प्रकाश हो गया, लेकिन किससे किससे? पौधे के अंदर क्या होगा? पानी होगा, तो जल है तो H2O लिख देता हूं। और क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? पौधे प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में करते हैं? ये तो होना आवश्यक है। ये तो सुने होंगे, C का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन कार्बन, और 2 है तो डाइऑक्साइड। ये दोनों होते हैं, होते हैं। सबको भगा दूंगा कल से, बोलेंगे तब तो काम बनेगा ना, ऐसे में समझ नहीं आता सिर हिलाने से। चलिए आप बनाएंगे, जो बनेगा उसको खाएंगे आप लोग। इसमें भी ये होता है 6 होते हैं ना कि 12 होते हैं? पूरा करें आप लोग। उपभोक्ता, बहुत सारे टॉपिक पूरे करने हैं, जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी आज। उपभोक्ता, जो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिलता है, प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज, सुक्रोज, शर्करा जो मिलता है C6H12O6, ये प्राप्त होता है। लिख देता हूं भाई, ये ऑटो रिलीज हो गया, ये तो बंद होने वाला है। तो इनका उपभोग करने के लिए ये अपना तो पोषण कर लेता है, लेकिन
आपको एक भी चीज और समझनी पड़ेगी, जितने भी उत्पादक होते हैं अपने अंदर एनर्जी रखते हैं, ऊर्जा रखते हैं। जब भी कोई जीव किसी दूसरे जीव का पोषण करता है, खाता है, तो उसके अंदर के एनर्जी खाने वाले के अंदर चली जाती है ना। और उसमें भी ऊर्जा का संरक्षण का अधिनियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है, ना ही ऊर्जा समाप्त होती है। ऊर्जा संरक्षण का एक नियम होता है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेयर पे ट्रांसफर होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत है कि आप कोई भी जीव अगर हरे पौधे का सेवन करता है तो उसका एनर्जी 10% रूल शामिल होता है इकोसिस्टम में, 10% ऊर्जा चली जाती है। तो जो भी ऐसे जीव हैं जो उपभोक्ता हैं, जो आगे उपभोग करेंगे, उनको 3 स्तर पे बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता किसका उपभोग करेंगे? ऐसे समस्त जीव जो हरे पौधे होते हैं उनका उपभोग करते हैं। अधिकतर शाकाहारी, शाक का, सब्जियों का या हरे पौधे का उपभोग करने वाले वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता किसको कहेंगे? जब कोई भी व्यक्ति एनर्जी प्राप्त करने के लिए किसका उपभोग कर लेता है सीधा, मान के चलो अभी इकोसिस्टम में वही समझना है स्तर। पहला जो हो गया, हरे पौधे को खाने वाला कोई ऐसा जीव है, टिड्डा, गाय, खरगोश, बकरी, है ना। तो उनको अगर कोई डायरेक्ट उनका ही उपभोग कर लेता है तो उसको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो वो मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों में आते हैं। तीसरी स्थिति होती है जो अपने पोषण के लिए, एनर्जी के लिए द्वितीयक का उपभोग कर लेता है, वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। 3 स्तर पे उपभोक्ता बांटेगा है, ये भी मांसाहारी और सर्वाहारी, क्योंकि ये द्वितीयक उपभोक्ता का उपभोग करेंगे। आप लोग पहले भी सब चीज को पढ़े हैं, जल्दी जल्दी रिकॉल भी हो जा रहा है आप लोगों को, और नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो जब रिकॉर्ड होगा तो फिर से देख लेंगे। चतुर्थ उपभोक्ता को भी कभी कभी रखा जाता है, और चतुर्थ उपभोक्ता जो है तृतीयक उपभोक्ता का उपभोग करते हैं, और ये भी क्या होंगे? मांसाहारी होंगे। इसके अलावा ये आमतौर पर खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता है। कोई भी प्राकृतिक शिकारी नहीं होता है, उसको जैसे दे दिया गया है, क्योंकि अधिकतर चतुर्थ उपभोक्ता को शामिल नहीं किया जाता। कभी रेयर हो गया तो शामिल कर लिया जाता है। ये विषम पोषी में आते हैं। विषम पोषी में 3-4 स्तर, स्वपोषी में 1 स्तर, उसके बाद आता है मृत पोषी जो अपघटक कहलाते हैं। अपघटक में क्या होंगे? कवक और बैक्टीरिया, ऐसे जीव जो सड़े गले जीवों पर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगर अपघटक ना हो तो डिकम्पोज होगा ही नहीं, सभी चीजें सड़ेंगी नहीं, सड़ेंगी नहीं तो वो प्रदूषण का हिस्सा बनेंगे। इस कारण से कवक, बैक्टीरिया, इन लोग सीधे मृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों पर उत्पन्न होते हैं, और प्रकृति को ये पुनर्चक्रण करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। डिकम्पोज हो गया, कुछ दिन तक आगे पीछे गोबर रखा हुआ है या सड़े गले कचरे रखे हुए हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाता है तो खराब हो जाता है, तो वो गायब भी हो जाता है कुछ दिन के बाद। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान देना पड़ेगा। जैविक में, उत्पादक में पादप जगत आते हैं, पेड़ पौधे आएंगे, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी चौथे स्तर में शामिल किया जाता है। अकार्बनिक में क्या होगा? अकार्बनिक में आपको, और कार्बनिक में अकार्बनिक और भौतिक, अभौतिक, ये अजैविक घटक के हिस्से होंगे। जितने भी जल, लवण, गैसें होंगी ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में उपलब्ध है, ये भी इकोसिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। अकार्बनिक घटक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस, ये सभी मौजूद हैं इकोसिस्टम में। ये भी अपने हिसाब से पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बना कर रखे हुए हैं। उसके साथ साथ ऊर्जा मिलती है, सूर्य लाइट से ताप मिलता है, वायु, प्रकाश, ये ऐसे भौतिक घटक हैं जिससे आप लोग इकोसिस्टम में बैलेंस बना के रखे होंगे। सूर्य प्रकाश की जो किरणें हैं हमारे क्षेत्र पे ना पड़े तो पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे। अब एक भोजन नहीं बना पेड़ पौधे से तो पूरा पोषण स्तर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सभी एक दूसरे पर निर्भर है। प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इनमें से कौन से भौतिक घटक हैं
कौन से कार्बनिक घटक हैं, कौन से अकार्बनिक घटक हैं। तो कार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन की मात्रा कहीं ना कहीं मिल जाए, ऐसे पोषक तत्वों में वो कार्बनिक घटक होते हैं। जिसमें कार्बन की कोई भी हिस्सा ना मिले वो अकार्बनिक घटक होते हैं। और जो पर्यावरण में आपको ये मिलता है ऊर्जा, सूर्य ताप, वायु, प्रकाश, ये हमारे लिए भौतिक घटक के रूप में शामिल हैं। आगे देखिए अजैविक घटक को फिर उल्लेख करें तो वही चीजें जो निर्जीव चीजें हैं उसको इसमें शामिल किया गया है अजैविक में, जिसमें जीवन नहीं, अजैविक। लोगों को जीवन देता है लेकिन कुछ में किसी प्रकार की जीवन नहीं है, अर्थात निर्जीव घटक के रूप में शामिल किया जाता है। चलिए यहाँ पे कुछ बच गया है क्या? हाँ, इकोसिस्टम के कार्य, ये छूट गया था। इकोसिस्टम के क्या काम है? ये आवश्यक पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और जीवन प्रणाली को सहारा देता है और स्थिरता प्रदान करता है। अब जब भी किसी का महत्व आता है तो अगर इकोसिस्टम ना हो तो क्या होगा ये सोचिए और उसका उत्तर आपको मिलता जाएगा। इकोसिस्टम ना रहे तो लोगों के जीवन के प्रणाली को आप नहीं बचा सकते। सहारा देने के लिए सबसे आवश्यक है कि इसको बचा कर रखें। जैविक और अजैविक इकोसिस्टम में दोनों घटक आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। और पोषक तत्वों का चक्रण भी वैसा ही चले आ रहा है। मिट्टी का उपयोग आप कर रहे हैं, फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, हर प्रकार के चक्रण के लिए जिम्मेदार है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आप लोगों ने जलवायु परिवर्तन के बारे में तो सुना ही होगा। जलवायु परिवर्तन किसको कहते हैं? मौसम का परिवर्तन होना, ठंडी गर्मी बरसात आना मौसम परिवर्तन है। और मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन हो जाना वो जलवायु परिवर्तन होता है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी कारक जो होंगे वो सूर्य का प्रकाश, है ना। उसके बाद बढ़ते टेम्परेचर को मेंटेन करना। अभी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि पहले एक कुछ 50 साल पहले रहा होगा कि नवंबर दिसंबर के समय में लोगों को अच्छी खासी ठंडी पड़ जाती थी। लेकिन जलवायु का परिवर्तन ऐसा हो गया है कि नवंबर तक ठंड का एहसास नहीं होता। ऐसा बदलाव, मौसम में दीर्घकालिक बदलाव जलवायु का परिवर्तन कहलाता है। बहुत कम ऐसी परिस्थिति थी जो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तापमान 2 डिग्री औसतन बढ़ चुका है, तो वो सब बदलाव है। इन सब को मेंटेन करने का काम एक इकोसिस्टम करता है और दोनों पे बैलेंस भी बनाकर रखता है। तीसरा है, हर पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक स्तर के बीच संतुलन बनाता है। ट्रैफिक स्तर का मतलब वही है कि कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है, वो अपना एक स्तर बना हुआ है। हर स्तर को एक व्यवस्थित करने का, संतुलन बनाए रखने का काम भी एक इकोसिस्टम कर रहा है। अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र में, अभी पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा में अलग अलग प्रकार भी है ना, अलग अलग क्षेत्र के सिस्टम अलग अलग होते हैं, लोगों के रहन सहन के तरीके अलग होते हैं, तो वो अलग पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। आप लोग जिस पारिस्थितिक तंत्र पे रहते हो वहाँ क्या क्या मिल रहा है वो आपका पारिस्थितिक तंत्र है। टेम्परेचर कैसा होता है यहाँ का? औसतन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो गर्म एहसास होता है ना। खाद्यान्न के रूप में चावल गेहूं दाल जो मिलता है वो खाद्यान्न के रूप में उपयोग कर रहे हो। जीव जंतु है, जो जिस जीव जंतु का यहाँ पे रहना हो सकता है वही जीव जंतु यहाँ पाले जा रहे हैं। ऊँट नहीं पाल सक रहे हैं आप यहाँ पे, भेड़ नहीं पाल सक रहे हैं, सफेद तेंदुआ नहीं पाल सक रहे हैं, सफेद भालू नहीं पाल सक रहे हैं, संभव नहीं है। जिस क्षेत्र पे जो सूट कर जाएगा वहीं पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, तो वही वही इकोसिस्टम है। तो पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग स्तर के बीच मेंटेन करने का काम इकोसिस्टम कर रहा है। अजैविक घटक कार्बनिक घटकों में संश्लेषण की मदद करता है जिससे ऊर्जा का आदान प्रदान शामिल होता है। जब अगर बात करेंगे अजैविक घटकों में, अगर आपको अच्छे से वायु ना मिले, अच्छे से प्रकाश ना मिले, अच्छे से मृदा की संरचना अच्छी ना मिले तो आप ऊर्जा का आदान प्रदान बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। तो इसके लिए लोगों के या जैविक घटकों को जीने के लिए अजैविक घटक का होना बहुत जरूरी है। चलिए बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे, उस पर देख लेते हैं क्या क्या शब्द आएगा। उत्पादकता,
उत्पादकता का मतलब होता है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उसकी संख्या भार के हिसाब से, वजन के हिसाब से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो उत्पादकता में कहलाता है। ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक जो प्रश्न बने हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को लेकर खासकर प्रश्न बनते हैं। पिछले बार जो क्वेश्चन मैं हर बार उल्लेख करता हूं कि क्या आया था, क्योंकि प्रश्नों को आप गंभीरता से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या क्या प्रश्न आते हैं। हर टॉपिक में बता रहा हूँ कि क्या सेक्शन से प्रश्न बन रहे हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र से ऊर्जा से लेकर प्रश्न आया था, और ऊर्जा में प्रश्न आया था कि जब एक जीव दूसरे जीव का उपभोग करता है तो पोषण का स्तर बढ़ता जाता है। जब पोषण का स्तर बढ़ता है, ये क्या हो गया, पोषण का स्तर आगे चलता जाता है तो 10% ऊर्जा का एक नियम है, 10% बढ़ता जाता है। क्वेश्चन आया था कि अगर ये इस स्तर से उस स्तर पे जाता है तो कितने प्रतिशत पोषण जाएगा। 10% के बाद उसका और परसेंट निकालना था और एक मान दे दिया गया था, इतने ग्राम उसका उपभोग किया गया है ना। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो समझ में आएगा, पर्यावरण में आया हुआ है ये। तो यही है ऊर्जा का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह। अपघटक की स्थिति क्या है, अपघटक का जो परिभाषा है वो जितने भी जीव जो हैं मृत हो जाते हैं उनको अपघटन करने की प्रक्रिया किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है। पोषण चक्र में बहुत सारे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का चक्र भी चलता है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि ऑक्सीजन चक्र कैसे चलता है, जल चक्र कैसे चलता है। जल चक्र के बारे में भी प्रश्न आ चुका है कि एक जल चक्र का जो सिस्टम होता है कैसे, फिर से बारिश होती है, फिर पानी सूख जाता है, फिर से बादल बनते हैं, पूरा एक चक्र चलता है। नाइट्रोजन का चक्र है, ऑक्सीजन का चक्र है, तीनों चक्र को पढ़ना पड़ेगा। इकोसिस्टम के टाइप देख लो। इकोसिस्टम को समझा जाए तो दो स्थितियां बनती हैं। पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनका जीवन कैसे चलता है, उसका सिस्टम कैसे है पारिस्थितिकी के हिसाब से, और एक स्थल क्षेत्र में मिलने वाले जीवों के परिस्थिति के हिसाब से। तो स्थल और जल के पारिस्थितिक तंत्र को समझते हैं पहले। किसी भी स्थल में देखें तो चार चीजें आपको मिलेंगी, किसी भी स्थल में चार चीजें एक सिस्टमेटिक ढंग से अपना सिस्टम बना के रखा हुआ है। पहला जो होता है वन का पारिस्थितिकीय तंत्र। जितने भी वन हैं, वन और जंगल में अंतर होता है ना, फिर अब डिफाइन नहीं करूंगा, टाइम लग जाएगा। वन का पारिस्थितिक तंत्र होता है घास के मैदान का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चारागाह का एक पूरा सिस्टम होता है। वहां जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे रहते होंगे वो कैसे जीवन यापन आपस में पोषण स्तर को बांटकर जी रहे हैं उसका। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं स्थल में ही जो टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। टुंड्रा का मतलब ठंडे क्षेत्र से, रेगिस्तान का तात्पर्य है ऐसे क्षेत्र जहां पर पूरा का पूरा रेत है, वहां कैसे लोगों का जीवन यापन, जीवों का जीवन यापन चल रहा होगा। वन का देखेंगे, एक पेड़ में क्या क्या आप पाते हैं। एक अगर आपको पेड़ दिखता है, ये पेड़ अपने आप में दुनिया है, ठीक है। इस दुनिया में कौन कौन से जीव जंतु रहते होंगे, कैसे रहते होंगे, इनका सिस्टम क्या है, यही वन का पारिस्थितिक तंत्र है। तो यहाँ पर मिलते हैं आपको विशेष रूप से पेड़ मिलेंगे, कुछ जानवर मिलते हैं जंगल में, और सूक्ष्म जीव भी मिलते हैं पर्यावरण के अजैविक कारकों के साथ। अजैविक कारक यही हो गए, मुख्य रूप से पेड़ भी अजैविक कारक है। पेड़ नहीं, यहाँ पे मृदा से लेकर टेम्परेचर से लेकर सूर्य प्रकाश, इन अजैविक कारक के साथ समन्वय बनाकर रहते हैं। पेड़ों का काम क्या होता है, पेड़ों का काम है पृथ्वी के तापमान को बनाए रखना। यहाँ देखें एक पूरा पेड़ का इकोसिस्टम है, ये तो थोड़ा सा ज्यादा ही कॉन्सेप्चुअल हो गया। बहुत सारे जंगल हैं, वन है, यहाँ पर अलग अलग लेयर में पेड़ पौधे पाए जाते हैं और सबके अलग अलग कार्य हैं। जो लंबे पेड़ होते हैं वो पेड़ लंबे क्यों होते हैं बताओ।
पेड़ का लंबा हो जाना, और हमारे यहाँ कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लंबे लंबे पेड़ पाए जाएंगे और कारण क्या है? भारत में बताइए, बस्तर में लंबे पेड़ नहीं मिलते हैं। हुँ? हाँ, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वनों की सघनता है और ऐसी प्रजाति जो सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए ऊंचाई तक जाते हैं, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे समतल है और पेड़ भी हैं, तो सूर्य प्रकाश आसानी से मिल पा रहा है, पेड़ों की प्रजाति वहाँ ही मिल पाएगी। तो अलग अलग लेयर में पेड़ होते हैं और उसके साथ साथ वो संघनन की प्रक्रिया में भी बहुत अच्छे से भाग लेते हैं। और इसी में जाइलम फ्लोएम का जो सिस्टम है आप लोग तो समझते होंगे, ये अलग कॉन्सेप्ट है ना पेड़ों के बारे में। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप इकोसिस्टम है जो हरे घास के मैदान को लेकर के माना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, घास के मैदान हमारे पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। मैदान में भी घास के मैदान, और घास मतलब छोटा, आप लोग कल्पना मत करिए आपके गांव के इलाकों में मेड़ में पाए जाने वाले घास, बहुत बड़े बड़े, आपसे भी बड़े बड़े घास पाए जाएंगे। ठीक है, ये तो गिर गया। ओहो, इसको लगा। चलिए देखते रहेंगे इसको, आवाज आ रही होगी तो फिर से ये ना हो जाए, गिर जाता है कभी कभी। घास के मैदान आप लोग लिखेंगे, इसका भी एक सिस्टम है, बहुत सारे घास के मैदान हैं, और घास के मैदान में अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कुछ प्रमुख घास के मैदान सुने हैं, नहीं सुने हैं? ये किस किस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं? पंपास, कंपास नहीं, पंपास। और गिर जाएगा क्या? हाँ तो भाग गया। नहीं, टुंड्रा को देखें, टुंड्रा का मतलब क्या होगा? ऐसा क्षेत्र जहां पर ठंडे मौसम होते हैं, वहां का इकोसिस्टम बाकी इकोसिस्टम से अलग होगा। टुंड्रा में भी क्या क्या पाए जाते हैं उसको भी देखेंगे, बहुत सारे ऐसे वनस्पतियां भी पाई जाएगी, कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाएंगे केवल वहीं पाए जाते हैं, तो उस हिसाब से टुंड्रा की इकोसिस्टम वो अलग होता है। रेगिस्तान, रेगिस्तान का भी इकोसिस्टम अलग होता है, वहां पर का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर के मामले में आप लोगों ने तापांतर सुना होगा। तापांतर सबसे ज्यादा रेगिस्तान क्षेत्र में होता है, दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा और रात में सबसे कम टेम्परेचर। रेत बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है रात में, है ना, तो दिन गर्म और रातें ठंडी, तो तापांतर का मतलब होता है अगर दिन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो यहाँ पर 25, 26, 27 होगा। लेकिन आप जिस जगह पे इस क्षेत्र पे रह रहे हो, तो रात में अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो दिन में
दिन में इतना 45 है तो रात में 35 होगा, ज्यादा अंतर नहीं होता है इस इलाके में। इसकी क्या स्थिति है अब तो इधर देखना ही पड़ेगा। दूसरा है जल का जो परिस्थिति तंत्र है, जल में क्या पाए जाएंगे, उत्पादक होगा, उपभोक्ता होंगे, या उसकी सिस्टम को कैसे समझेंगे उसको देखेंगे। जल में जल हमारे पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग पे जल है? इस पूरे अर्थ में अगर ऐसे निकाल दिया जाए तो 71% भाग में पूरा जल है और 29% भाग में स्थल है ना। अब इस 71% भाग में भी देखा जाए तो पूरे का पूरा जो पानी है समुद्र महासागर से घिरा हुआ है। कुछ पानी ही है जो आपके उपभोग के लायक है, जैसे झील का पानी, नदियों का पानी, बर्फ जो जमे हुए हैं वो पानी, तो ये सभी इसी में शामिल होते हैं। मात्र 3 से 4% भाग ही यही है। इसी कारण से इसको दो हिस्से में बांटा जाता है जलीय को भी। एक होता है खारे पानी के हिसाब से, दूसरा होता है मीठे पानी या खारे पानी अर्थात समुद्री जल, और तालाब पोखर झीलों का जल मीठे पानी के जल कहलाते हैं। तो जो जीव यहाँ रह सकते हैं जरूरी नहीं कि यहाँ वो अपना जीवन यापन कर सके, ये बिल्कुल ध्यान से निकाल दो कि हर प्रकार की मछलियां वहां रह सकती है या खारे पानी वाले यहाँ रह सकते हैं। मीठे पानी में क्या आएंगे? झीलें, तालाब, नाले, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि किसको कहते हैं? जो ऐसे क्षेत्र जो दलदली होते हैं जहां पर पानी हमेशा भरा रहता है, वहां पे बहुत सारे जीव जंतु अपना जीवन यापन करने के लिए आए जाए रहते हैं। यहाँ पर नमक की मात्रा नहीं होगी। समुद्र क्षेत्र में वहां के जीव जंतु का जीवन स्तर, पोषण स्तर अलग होता है। वहां पे कितने प्रतिशत भाग में नमक था उस दिन देखे थे? 35 कुछ था, 35 ग्राम 1 किलो लीटर पानी में। 35 ग्राम है ना, 1000 मिलीलीटर पानी में। 1 लीटर में 35 ग्राम। अगला टॉपिक डालेंगे फूड चैन या खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला। ऊर्जा का सबसे प्राथमिक सोर्स या अंतिम सोर्स जो भी बोले कौन है? सूर्य है। सूर्य से ही हमको सभी ऊर्जा प्राप्त होती है। सभी हरे पौधे उससे ऊर्जा लेते हैं। हरे पौधों से ऊर्जा का उपभोग करके जो अन्य जो पोषण स्तर वाले जीव हैं अपना भोजन यापन करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कैसे पोषण स्तर पे आप समझ सकते हैं। ये इमेज है, इसको समझेंगे और प्रश्न कैसे आता है इसको भी समझेंगे। अभी हमने उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया है। सबसे पहले जो होता है वो उत्पादक जो होता है सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसी को इस कारण से प्रथम पोषण स्तर, पोषण स्तर का सबसे प्राथमिक इकाई होती है पेड़ पौधे में। ध्यान से समझेंगे, इसलिए यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आप एक हिस्से को पढ़ के चले जाएंगे, दूसरा हिस्सा पूछा तो फिर दिमाग खराब आपका। उत्पादक जो होते हैं पोषण करने वाले पहले व्यक्ति पहले जीव होते हैं, है ना। जैविक घटक का पहला जीव है, पौधे तो जीव है, पहला जीव, इसीलिए उसको प्रथम पोषण स्तर कहा जाता है उत्पादक को। उत्पादक का उपभोग कौन करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, इस कारण से उसको, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी है, ऊर्जा है, सबसे पहले उत्पादक में आई है। इस कारण से फर्स्ट यूजर हो गए, कंज्यूमर हो गए। यहां पर देखेंगे दूसरा स्तर होता है जो उत्पादक का उपभोग करता है, उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता का अलग सेक्शन है, लेकिन पोषण स्तर का जो स्थिति है वो दूसरा है। प्राथमिक उपभोक्ता पोषण स्तर में दूसरा। पहला पोषण कौन ले लिया है? सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कोई दूसरा जीव नहीं ले रहा है, उसको हरे पौधे से मिल रहा है। तो पोषण स्तर ये बढ़ता जाता है तृतीय चतुर्थ, लेकिन ये उपभोक्ता सेकेंड और थर्ड। इन सबको कभी कभी ये
प्राथमिक उपभोक्ता अगर मृत पाए जाते हैं तो उसको खाने के लिए अपघटक है, द्वितीयक उपभोक्ता मर गए तो उसको अपघटक कंज्यूम करता है, तृतीयक कभी वही करता है। ये अपघटक क्या करते हैं, पूरा अपघटक बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव उसको मृदा में शामिल कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो मिट्टी में मिलता है तो पोषक तत्व होते हैं और जल होते हैं जो ठीक फ्लोएम जाइलम की मदद से फिर से पेड़ पौधे पे चले जाते हैं। वैसे ही वायु से कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पादक हो जाता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए मदद करता है। वैसे ही ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है जो वातावरण में जाता है, जो जितने भी मानव जीव है या अन्य जीव हैं अपने ऑक्सीजन गैस श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये पूरा क्या है, एक श्रृंखला है, जुड़ा हुआ है। कौन, यही आएगा अभी मनुष्य। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता उसको कहते हैं, आप वेज हो कि नॉन वेज हो बताइए उस, हाँ तो आप प्राथमिक उपभोक्ता हो, ठीक है। जो शाकाहार होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। लेकिन आप अकेले नहीं हो, युगल कौन है ये पूछा जाए तो आप प्राथमिक उपभोक्ता होगे, लेकिन आप मानव हो तो मानव में गिने जाओगे। मानव में गिने जाओगे तो एक मानव की प्रवृत्ति दोनों प्रकार के, मतलब ऐसा है कि आप अगर मांसाहार का उपयोग करोगे तो आप मर नहीं जाओगे, आप कंज्यूम कर लोगे, आपके अंदर वो क्षमता है तो आपको उसी श्रेणी में रखा जाएगा जो कंज्यूम कर सकते हो। आप घटन तो कर नहीं सकते आप, तो आपको श्रेणी में रखा नहीं गया है। ना ही आप अन्य जीवों जैसे तृतीयक उपभोक्ता जैसे उनका भक्षण करके खा रहे हो, है? तो उस हिसाब से श्रेणी में बांटा गया है। हाँ, सर्वाहारी में आता है। हाँ देखेंगे ये, कौन किसको भक्षण करता है उसके तरीके को लेकर के, ये बार बार फंस रहा है, पिरामिड का कॉन्सेप्ट भी आता है। और पिरामिड के कॉन्सेप्ट को लेकर के एक प्रश्न आता है कि जितने भी इकोसिस्टम है उसमें चार्ल्स एल्टन ने इकोसिस्टम में पिरामिड और उसका सिद्धांत दिया है। चार्ल्स एल्टन, लोगों के नाम भी जरूरी है। आप समझ में आ रहा है उपभोक्ता कौन है, उत्पादक कौन है और प्राथमिक द्वितीयक तृतीय उपभोक्ता कौन है। जब तक हम उसके स्थिति को नहीं समझेंगे कौन किसका उपभोग कर रहा है, तब तक आप पिरामिड भी नहीं समझ सकते। तो हर उत्पादक क्षेत्र में उसकी संख्या के हिसाब से एक पिरामिड बनता है कि उत्पादक की संख्या कितनी है या उत्पादक का भार कितना है, तो भार के हिसाब से, उसकी संख्या के हिसाब से, और उनमें ऊर्जा का स्थानांतरण के हिसाब से तीन पिरामिड बनते हैं। एक पिरामिड बनता है संख्या के हिसाब से, संख्या पिरामिड कहा जाता है। दूसरा बनता है बायोमास या जैव भार के हिसाब से। तीसरा होता है ऊर्जा के हिसाब से। समझ तो आ रहा है ना, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं मैं, नहीं आ रहा होगा तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक, क्योंकि समझना जरूरी है। पारिस्थितिकी पिरामिड में देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, तृतीयक उपभोक्ता होंगे, उस हिसाब से सेट किया गया है। उत्पादकता का हिसाब से संख्या में किसकी संख्या ज्यादा किसकी संख्या कम, अभी इमेज दिखेगा तो समझ में आएगा, ये थ्योरी है तो पढ़ लेंगे तो भी समझ नहीं आने वाला है। जब हम उत्पादक 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 बोल रहे हो तो हरे पौधे होंगे ना जो उपभोग में काम आते हैं। उत्पादक की संख्या के हिसाब से जब भी पिरामिड बनता है तो उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता सबसे पहले स्थिति में होती है। उसके बाद अगर हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या की बात करते हैं तो उपभोक्ताओं जिसकी संख्या अधिक होती जाती है, अधिक होती जाती है, वो ऐसी बढ़ती जाती है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे अगर एक आप लोगों को पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा दिखा दिया जाए तो एक श्रृंखला में ये पूछा जाता है, मान लो हरे पौधे हैं या घास है, घास को कौन खाता है,
टिड्डा। तो घास अपने आप में हो गया उत्पादक, घास को खाने वाला टिड्डा, टिड्डा का उपभोग करने वाला चूहा, चूहे का उपभोग करने वाला कोबरा को उठा के ले जाने वाला ईगल, ईगल, ये कोबरा, भूरा सांप, ईगल, ये ईगल है, भूरा सांप छोड़ दिए, भूरा सांप ईगल प्रजाति है। ईगल का मतलब होगा चील, है ना, ईगल चील। या फिर यहाँ पर सांप हो और मोर हो तो भी पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा आता है। एक लगातार पूछा जाता था, घास है, बकरी है, मानव है, इसको याद कर लीजिएगा। ये इकोसिस्टम का प्रश्न पूछने वाला ये इसको रिपीट करता है हमेशा, ये इसका क्रम है। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है। चलिए पिरामिड की बात कर रहे थे। पिरामिड को केवल ऐसा ही समझना है कि किसी भी पिरामिड के 3 स्थितियां होती हैं और हर पिरामिड का जो साइज होता है, अब कौन सा पिरामिड उल्टा बनता है, कौन सा सीधा बनता है, उसको देखेंगे हम। अगर नंबर के हिसाब से देखें, संख्या के हिसाब से, तो जब भी किसी की संख्या को बात करते हैं, उत्पादक की संख्या, तो कभी कभी वो सीधा बनता है, कभी कभी उल्टा बनता है। अभी भी समझ नहीं आएगा, बिल्कुल मत आए, वही ठीक है, क्योंकि जो नक्शा देखेंगे आप तभी आप समझ पाएंगे। जीव भार का जो पिरामिड होता है ये भी सीधा बन सकता है, कभी कभी, कभी कभी उल्टा बनता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक, हाँ, सीधा इसलिए बनता है 10% नियम के हिसाब से। एक चीज को समझिए, फिर सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम की परिभाषा सबसे पहले मैंने बताया है, कोई ऐसा क्षेत्र है, एरिया है, जहां पर बहुत सारे जीव लोग अपने अपने जीवन यापन के लिए, सुनिए, अपने अपने जीवन यापन के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, वो एक सिस्टम में वहां पर रह रहे हैं। तो अब आप बात करते हैं अगर कि हम अगर किसी भी पिरामिड की बात करते हैं, पिरामिड छोड़िए, कोई ऐसा इकोसिस्टम की बात करते हैं जहां पर संख्या को ध्यान दिया जाता है, तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी उस हिसाब से उसको इकोसिस्टम में रखा गया है। संख्या पिरामिड एक इकोसिस्टम में अलग अलग स्तर को या जीवित व्यक्ति के कुल संख्या को दर्शाता है। अभी भी समझ नहीं आएगा तो इमेज देखेंगे। उत्पादक इस पिरामिड में सबसे निचले स्तर पे होता है। अब मान के चलो हमने किसी घास के मैदान का एक पिरामिड बनाया, ठीक, पिरामिड किसको बोलते हैं? मैंने यहाँ पे एक घास का मैदान है, तो सबसे ज्यादा संख्या में क्या मिलेगा घास के मैदान में? घास मिलेगा। यहीं से आपको समझ में आएगा, फिर जितनी बातें लिखी हैं ऊपर की वो पूरा समझ में आ जाएगा। घास के मैदान में आपको मिलेगा घास, सबसे ज्यादा संख्या, घास की संख्या को गिन सकते हो क्या आप? नहीं गिन सकते। तो पूरा एरिया घास का है। घास को खाने वाले कौन है? चीता, गाय, खरगोश, बकरी। तो उसकी संख्या घास कितनी बराबर होगी क्या? जितनी संख्या में घास उतने संख्या में खाने वाले होंगे क्या? नहीं है। तो हमने उस खाने वाले संख्या को, ये इतनी ज्यादा में इसको कम कर दिया, यहाँ पे कर दिया, इतनी संख्या में खाने वाला है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो संख्या में कम होगी। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले मतलब खरगोश को खाने वाले की संख्या मान के चलो शेर है या लोमड़ी है, तो जितने खरगोश उतने लोमड़ी होंगे क्या घास के मैदान में? कम ही होंगे ना। तो उसको हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये कम हो गया। तो यहाँ पे हो गया सेकेंडरी, द्वितीयक उपभोक्ता। इसको खाने वाले की संख्या हमेशा उससे भी कम होगी, तो ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता। तो हम अगर इसको ऐसे बनाएं तो क्या बन गया? ये एक पिरामिड बन गया। सीधा बना कि उल्टा बना? सीधा है। ये एक त्रिभुज जो है, सीधा त्रिभुज है ये। तो यहाँ पे संख्या के हिसाब से देखें, अब पढ़िए कैसे, समझ नहीं आएगा पहले लाइन को। संख्या का पिरामिड किसी भी इकोसिस्टम में अलग अलग स्तर के जितने जीवित व्यक्ति होते हैं उसकी संख्या को दर्शाता है। जो जिस संख्या में ज्यादा रहेगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। संख्या है ना, गिन पाएंगे क्या घास के मैदान को? और जैसे जैसे उसके उपभोग करने वालों की संख्या गिनते जाएं,
गिनते जाएं तो हर स्तर पे संख्या की कमी होती जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है शीर्ष पे सबसे टॉप में मांसाहारी होगा जो तृतीय उपभोक्ता के रूप में सबसे उच्च स्तर पे बैठा होगा। तो प्रश्न ये है, प्रश्न आता कैसे है, संख्या के हिसाब से घास का मैदान का इकोसिस्टम कैसे बनेगा? सीधा बनेगी कि उल्टा बनेगा? सीधा बनेगा। वैसे ही तालाब का भी क्या बनेगा? सीधा बनेगा। एक तालाब में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे छोटे छोटे पौधे, फाइटोप्लैंक्टन या समुद्र जो होता है उसको भोग करने वाले छोटी छोटी मछलियां होंगी। तो यहाँ हो गया क्या लिख सकते हैं हम लोग? फाइटोप्लैंक्टन। ये बहुत उत्पादक के रूप में गिना जाएगा, इसकी संख्या ज्यादा होगी। इसको खाने वाले छोटी मछलियां, उसको खाने वाले और छोटी मछलियां, सबसे भोग करने वाले बड़ी बड़ी मछलियां हो सकती हैं। तो इसका भी संख्या के हिसाब से सीधा बनेगा। एक पेड़ है, वन का नहीं बोल सकते, पेड़ का इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में पेड़ का पिरामिड बनाना होगा तो पेड़ की संख्या एक होगी। इसको देख लेंगे, ये पेड़ की संख्या है। उत्पादक हमेशा नीचे से शुरुआत करेंगे ना। इस पेड़ को उपभोग करने वाले इसमें बहुत सारे पक्षियां बैठ सकती हैं। तो पक्षियों की संख्या इस पेड़ से, एक पेड़ से ज्यादा 10 पक्षियां होंगी तो 10 लिख देंगे यहाँ, 10 पक्षियां। उस पक्षियों को उपभोग करने वाले और छोटे छोटे और पक्षियां होंगी और छोटे छोटे जीव होंगे जो उनका उपभोग कर रहे होंगे। ऐसे संख्यात्मक रूप से पेड़ का एक पिरामिड बनता है और ऐसा बन जाता है ये उल्टा, संख्या के हिसाब से। ध्यान रखेंगे, हाँ इसलिए ध्यान रखना है। संख्या, इस पेड़ की संख्या हमेशा, उसके बाद उसको उस पर आश्रित होने वाले जीवों की संख्या एक से ज्यादा ही होगी ना। एक पेड़ है तो एक ही कौवा बैठेगा उस पर, जरूरी है क्या? तो संख्या बढ़ गई, एक संख्या बढ़ती गई, क्योंकि जो कौवा होगा या अन्य जो जीव होंगे वो पेड़ से ही पोषण लेंगे। तो हमेशा उत्पादक घास, हरे पेड़ पौधे होंगे तो उसको पहले ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए घास का मैदान है, घास के मैदान में घास पहले है, फिर टिड्डों की संख्या 3 है, टिड्डा खाने वाले मेढक की संख्या 2 है, मेढक को उठा के ले जाने वाला चील 1। संख्या के हिसाब से कम होता गया तो पिरामिड ऐसा होकर के ये छोटा बन गया। वैसे ही तालाब में ये हो गया प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन या फिर ऐसे जीव जिसका उपभोग कुछ मछलियां करते हैं, उसको खाने वाली बड़ी मछलियां, उसको खाने वाला बतख। ये किस हिसाब से है? संख्या के हिसाब से। चुप रहो जी, संख्या के हिसाब से है। हाँ ये लाइन देख लीजिए, उल्टे पिरामिड में आधार पर उत्पादकों की कम संख्या होती है। पेड़ एक है, संख्या 1। थोड़ा समझ में आया होगा अब, इसीलिए थोड़ा सा सब्र करना है, ध्यान से समझना है। अब अगर हम उसके भार के हिसाब से देखें कि कौन कितना वजन होता है, जैव भार के हिसाब से, तब भी पिरामिड बनते हैं और ऊर्जा का स्तर, ऊर्जा उसके पोषण का स्तर फिर से बढ़ता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पर देखें किसका पिरामिड देखेंगे, अब घास के मैदान का देखें तो घास के मैदान में उनके वजन के हिसाब से सीधा बनेगा। पूरे घास का वजन सबसे ज्यादा होगा, एक जीव का वजन उससे कम ही होगा, है ना। तो इसका सीधा बनता है, पेड़ वन का सीधा बनता है, समुद्र तालाब का हमेशा उल्टा बनेगा। अब देखिए कैसे इमेज में किसका वजन ज्यादा होगा उस हिसाब से देखिए। ये समुद्र या तालाब दोनों को देखें, प्राथमिक जो पादप होते हैं जिसको क्या क्या नाम दिया जाता है, पादप प्लवक, जुक्टोकेटन या फिर फाइटोप्लैंक्टन, ये छोटे जीव होते हैं। ये अगर ज्यादा से ज्यादा उसको काउंट कर लिया जाए तो 2 टन के होंगे मान लो,
लेकिन उसको खाने वाले मछलियां इतने सारे हैं जिसका वजन कर लिया जाए तो 50 टन के हो जाएंगे, और उसको खाने वाले बड़ी मछलियों का वजन उससे ज्यादा हो जाएगा। तो वजन के हिसाब से कम वजन वाले पहले, उससे ज्यादा वजन वाले, उससे ज्यादा वजन वाले, तो इसका भार क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, तो उल्टा बन गया ये। वैसे ही इसका भी भार सीधा क्यों बनेगा, अगर हम लोग पूरे घास को काउंट करें तो पूरे घास का वजन जो होगा बहुत ज्यादा होगा, उसको खाने वाले इनका वजन, खरगोश हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है, इनका वजन थोड़ा सा इनसे और कम होगा, इसका वजन और कम होगा, इसका वजन और कम होगा। संख्या के हिसाब से ये घास का मैदान सीधा ही बनता है, भार के हिसाब से घास का मैदान सीधा ही बनता है। बदलता कौन है, तालाब बस अपने आप को बदल देता है। ठीक है, समझ तो आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। एक होता है ऊर्जा का। ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके जाइए, ये बहुत ज्यादा आपके लिए काम का है। एक पिरामिड या परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है, तो अभी बताया ना, ऊर्जा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऊर्जा ना ही समाप्त होती है ना ही उत्पन्न होती है, बल्कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर ये पोषण को ट्रांसफर करता जाता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये लिख लीजिए। और ये हर स्तर पर पूरा अपना 10% के नियम से ऊर्जा ट्रांसफर करता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझने का कॉन्सेप्ट है ये। ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था लिंडमैन ने। इन्होंने कहा 10% के नियम से किसी भी पोषण स्तर पे जब ऊर्जा जाती है तो वो 10% नियम का पालन करता है। मान के चलो हरे पौधे अब सूर्य के प्रकाश से पोषण लिया और हरे पौधे ने एक फल बनाया, मान के चलो एक सेब है। ठीक, सेब को एक पेड़ ने तैयार किया, उस सेब को जैसे ही खरगोश ने खाया, खा लिया, तो सेब में जो एनर्जी थी उसका 10% एनर्जी खरगोश में गया है। ठीक, अब उस खरगोश के शरीर में पावर आ गया सेब खाने से, लेकिन उस खरगोश को किसी और जीव ने खा दिया, तो जो सेब का पावर है वो किस पे आ चुका था, खरगोश पर। तो वो वही पावर, अब खरगोश के अंदर वो पावर 100% हो गया, उसके लिए तो 10%, उसके लिए 100% हो गया ना। तो उस 10% का, 100% छोड़िए, उस 10% का फिर से 10% चला जाएगा किस पर, जो खाया हुआ है उस पर। सेब में एनर्जी थी, जूल में मान के चले, सेब में एनर्जी 100 जूल की थी, उसको खरगोश ने खा लिया, तो खरगोश के अंदर 10 जूल एनर्जी आई, 90 जूल एनर्जी खत्म हो गई। ठीक, उस एनर्जी को 10%, 10 जूल को लेकर के खरगोश को किसी दूसरे जीव ने खा दिया, लोमड़ी ने खा दिया, तो 10 जूल उसके अंदर पावर था, तो उसका 10%, 10 का 10%, एक, तो 1 जूल एनर्जी किसके अंदर चली गई, लोमड़ी के अंदर। 1 जूल एनर्जी किसके अंदर आई है, लोमड़ी के अंदर। लोमड़ी को शेर ने खा दिया, तो कितने जूल एनर्जी शेर तक पहुंची, 0.10, 10-10% हम लोग। यही प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में पिछले बार आपके, कि इतने जूल एनर्जी का वो कोई भक्षण करता है तो वहां तक पहुंचते हुए कितने जूल एनर्जी वहां तक पहुंचेगी, तो पॉइंट में है, उसको समझिएगा। यही ऊर्जा का 10% का सिद्धांत है। ऊर्जा का 10% का सिद्धांत पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी पोषण को लेकर है। यहाँ पे देखिए, सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से 1000 जूल ऊर्जा प्राप्त किया किसने, घास ने। घास को खा दिया है हिरन ने, तो हिरन के अंदर इस 1000 का
10%। तो हम क्या कर सकते हैं, 1000 का 10/100, ये 2 शून्य ये 2 शून्य, कितना हुआ 100 जूल। 100 जूल कहाँ तक पहुंचा, हिरन तक। हिरन को खा दिया है सियार ने, इसका 10% गया यहाँ पर, इसका 10% गया यहाँ पर। तो ये क्या दिखाता है, 10% ऊर्जा का सिद्धांत लिंडमैन ने इसको दिया था। 90% ऊर्जा समाप्त हो जाती। तो आपको कैलकुलेशन भी करना आना चाहिए कि ऐसा हो रहा हो तो कितने जूल जा रहे हैं आ रहे हैं। 10%, 90% एनर्जी लॉस, 10% कंज्यूम, आगे बढ़ता जाता है। चलिए, खाद्य जाल में कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है, पहचान तो आ नहीं रहा होगा, ये ध्यान दीजिए। यहां से लिख देता हूं मैं, किसी इकोसिस्टम में घास को अगर खरगोश खाता है तो खरगोश कौन से पोषण स्तर पर है, द्वितीयक पोषण स्तर पर है। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, अभी तो सुनेंगे। उपभोक्ता में ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ये उत्पादक हो गया। यहां पर लिखा हुआ है घास, कलर चेंज कर देते हैं, यहां लिखा हुआ है घास, टिड्डा, बाज। फिर यहां लिखा हुआ है घास, टिड्डा, छिपकली, बाज। घास को चूहा खाता है, चूहे को बाज खाता है। घास को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। घास, बकरी, मनुष्य, इसी को पूछता है। अब इधर घास तो गिराया करे, घास, बकरी, मनुष्य। ये इसका खाद्य का एक जाल है। आप लोग पहचान पाएंगे कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है। सर्च कर लेंगे आप लोग, पढ़ेंगे तो, कि प्राथमिक में कौन आते हैं, 10-15 नाम होंगे। द्वितीयक में कौन आते हैं, 5-6 नाम याद रखें। और ये ध्यान रखेंगे कौन किसको भक्षण करता है ना। तृतीयक में कौन आते हैं, कुछ तो आप लोग मेहनत कर सकते हैं। मनुष्य सर्वाहारी है, वो तृतीयक में आता है, हमेशा देखिए तृतीयक उपभोक्ता है। हाँ, सर्वाहारी नहीं बोल सकते, चतुर्थ को भी सर्वाहारी में रखा जाता है। चलिए, है, ठीक है, मेहनत मत करिए, पढ़ते जाइए। उत्पादक में होंगे हरे पेड़ पौधे। प्रथम उपभोक्ता में आते हैं, भेड़ भी आता है। भेड़, बकरी, हाथी, हिरन, गाय, खरगोश, चूहा, बंदर, जितने शाकाहारी जीव हैं उसमें शामिल होते हैं, जो वनस्पति से अपना पोषण होता है उनका। वे सभी जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, है ना। ऐसे में मेढक, मेढक घास खाता है, नहीं खाता। वो किसको खा सकता है, टिड्डा को खा सकता है, क्योंकि टिड्डा घास खाता है। मछलियां घास खाती है, नहीं खाती, छोटे जीव को खा लेती है। कीट खाने वाले पक्षी, छिपकली, ऐसे द्वितीयक में आते हैं। तृतीयक में कौन आते हैं, तृतीयक में जो द्वितीयक का उपभोग करते हैं, जैसे भालू, गीदड़, लोमड़ी, शेर। आप लोग का नाम तो नहीं आया। अपघटक, अपघटक में वह सभी सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया आते हैं जो मृत जीवों का भक्षण करते हैं और ये कार्बन चक्र में मदद करते हैं। ये एक इमेज है, इसको भी देख लेंगे। हरे पौधे को जिराफ खाता है, जिराफ को गाय, गाय शेर खा सकती है इसको, ये खाता है इसको। ये जो
एरो का निशान है मतलब उसका वो भक्षण कर सकता है। कौन? ये गेंडा है, हैं? हाँ, गेंडा वो एक सींग वाला है, वो बिना सींग वाला भी होता है। घास को टिड्डा, टिड्डा को पक्षी, पक्षी को ये क्या है? उद, उसको फिर चील। ये ईगल है ना ये। घास को ये है, ये क्या है? चूहा। चूहे को देख लो ही। उसको सांप, सांप, सांप को कौन खा लेता है? हिरन। हिरन को तेंदुआ। ये बिल्ली होगी, बिल्ली खा सकता है। खा सकता है। इमेज देख लेंगे और जो लिखा हुआ है उसको भी समझ लेंगे, है ना, जल्दी से उसको समझेंगे। ये नया टॉपिक है, इसको जल्दी बता देता हूं मैं। क्लियर हो रहा है ना कुछ बातें? सतत विकास को थोड़ा सा देख लेंगे 10 मिनट, फिर आपको मैथ बनाने पड़ेंगे। सतत विकास क्या होगा? मैंने एक दिन सतत विकास के बारे में कुछ बातें बताई थी। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम विकास कर रहे हैं, विकास करते करते हम किस क्षेत्र पे जा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण संरक्षण भी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 में। ठीक है, वो लिख लेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और ये इसका कॉन्सेप्ट अलग है, उसी समय इसकी नींव रखी गई थी, 86 के बाद 87 आता है। सतत विकास को क्या मानते हैं हम लोग? एक ऐसा विकास जो हम उद्योगों को लेकर काम कर रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं, वर्तमान में हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में आने वाले पीढ़ी को वो चीज को ध्यान में रखते हुए कि उन पर कोई ऐसा, लगातार पेड़ काट रहे हैं आप लोग, पेड़ काटने के बाद ऐसा स्थिति आ जाएगी कि उनके लिए पेड़ ही ना बचे। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक कॉन्सेप्ट आया है सतत विकास का, सतत विकास लक्ष्य। और आपका प्रश्न सतत विकास लक्ष्य से ही बनेगा, इसको भी ध्यान रखें। सतत विकास लक्ष्य से ही प्रश्न बनेगा। और क्या प्रश्न आ सकता है? इसको देखे रहेंगे ना, पकड़ लेना, कैच कर लेना। गिर रहा है क्या? नाइनटीन 87 में एक कॉन्सेप्ट आया था कि इसको क्या किया जाए। हमारे यहाँ पे सतत विकास का लक्ष्य का जो टारगेट है, हमने 17 विकास लक्ष्य को तय किया है। पूरे विश्व ने सतत विकास का हर साल रैंकिंग भी जारी होता है, सतत विकास में हमारा देश कौन सा स्थान है। तो हम सतत विकास को एक लाइन में समझें कि हमने जितने भी चीजें पर्यावरण को बर्बाद करने में लगाई है, उससे ज्यादा उसको बचाने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हम विकास करते जाएं तो वो सतत विकास है। 10 पेड़ काट करके हमने एक कारखाना लगाया तो हमने उसकी जगह पे 50 पेड़ लगवा दिए, तो वो मेंटेन हो गया, बैलेंस हो गया ना। ऐसी स्थिति। तो 3 पर्यावरण संरक्षण में ये आता है, 17 सतत विकास लक्ष्य है। और इसका भी टारगेट है कि इस 17 विकास लक्ष्य को हम 2030 तक पार करेंगे, पूरा करेंगे। 17 विकास लक्ष्य है और 169 उसके उपलक्ष्य हैं। दोनों को रट लीजिए। संयुक्त राष्ट्र का एक प्रोग्राम है, इससे पहले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के नाम से जाना जाता था, मिलेनियर डेवलपमेंट गोल। उसको हटा करके
सतत विकास को लाया गया है और 193 देश इसमें शामिल है। सभी देश अपने अपने स्तर पर पर्यावरण को लेकर के प्रयास कर रहा है कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं। 17 गोल हैं, 17 स्थितियां हैं और 17 के 17 आपको याद करने पड़ सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। पहला स्थिति है, सबसे पहले है हमारा लक्ष्य कि हमारे पूरे दुनिया में क्या हो। पहला एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। पहला लक्ष्य हमारे यहाँ है कि हम पूरे देश में क्या समाप्त कर दें, गरीबी को समाप्त कर दे। गरीबों को नहीं, गरीबी को, है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा तो, है ना। पता चल रहा है सबको एक लाइन में रख करके जिम योंग किंग जैसे सब जितने गरीब हो आ जाओ, सबको गोली मार दिया गया। उत्तर कोरिया, भारत में ऐसे कर दिया गया कि आप लोग बताइए कौन, सब डबल डबल कार्ड बनवा कर रखे हो, है ना। गरीबी हटाओ की जगह गरीबों को हटाओ बोल दिया गया, तब क्या करोगे, है? अभी गरीबी उन्मूलन मतलब हमारे यहाँ पे पोषण स्तर, कई प्रकार की गरीबी है, 2 प्रकार से माने जाते हैं गरीबी को, हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। सबसे पहले विकास, सतत विकास का कॉन्सेप्ट है गरीबी को समाप्त करना, कम किया जा रहा है, अभी समाप्त नहीं हुई है। दूसरा हमारा जो लक्ष्य है कि हमारे देश में भूखमरी को समाप्त करना। भूखमरी के लिए हमारा देश जो है, भारत की परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, पूरे विश्व में भी यही गोल चल रहे हैं ना। भारत की स्थिति बहुत खराब है, गरीबी को लेकर की स्थिति खराब है। पूरे दुनिया में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा गरीब जो है संख्या में, तो गरीब राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ठीक, क्योंकि ये देखा गया है आंकड़ों के हिसाब से कि हमारे छत्तीसगढ़ में 39.9% गरीब हैं और वो रीजन है कार्ड का गिनती के कारण से। ठीक है, वास्तविकता अलग, लेकिन भूखमरी की अलग स्थिति है। भूखमरी मतलब लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, सड़क पे बहुत लोग ऐसे फुटपाथ पे जी रहे हैं, कई लोग भूख से मर रहे हैं, तो उनकी संख्या को शून्य करना है। तीसरा जो हमारा लक्ष्य है, ये क्रमशः याद रखेंगे, हो सकता है SDG 1 2 3 4 और उधर पे ये जो रेड लिखा है ना वो आ जाए, अब बोल रहा हूँ अभी, आप लोग सुन लेंगे, याद भी कर लेंगे। तीसरा है हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए पिछले 10 सालों से जो योजनाएं चल रही हैं SDG को ध्यान में रखते हुए चल रही हैं। आयुष्मान कार्ड योजना सुने होंगे। आयुष्मान कार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को अच्छा से अच्छे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 1 रुपया किलो में या फ्री में चावल जो मिल रहा है, भुखमरी को कम करने का प्रयास है, गरीबी को कम करने का प्रयास है। रोजगार लगातार दिया जा रहा है, कौशल विकास आजीविका का वो। चौथा है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो हमको पता है SDG 4 लगातार आता रहता है। SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और इसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में NEP में भी उल्लेख है, NCF में भी उल्लेख है कि हम सतत विकास के लक्ष्य के चौथे क्रम के लक्ष्य को पूरा करने पर पुरजोर काम करें। पांचवा है लैंगिक समानता। ठीक, लैंगिक समानता में हर कार्य क्षेत्र में महिला और पुरुषों की भागीदारी क्या हो, बराबर हो, महिला सशक्तिकरण पर लगातार काम हो, महिला पुरुष में असमानता खत्म हो। छठवा है लोगों को बेहतर से बेहतर पेयजल व्यवस्था, 5 मिनट बाद छुट्टी हो जाएगा। स्वच्छ जल और स्वच्छता, इस पर भी नल जल योजना सुने होंगे। सबका कनेक्शन केंद्र सरकार की योजना से है, जितने योजना आप पढ़ेंगे सब इससे जुड़े हुए हैं। स्वच्छ जल की उपलब्धता है। SD7 पर बहुत लंबे समय से किसानों को लेकर या फिर आम जनता को लेकर बोला जा रहा है कि आप लोग सोलर पैनल लगाइए, सोलर पैनल लगाइए। किस पर आपकी काम चल रहा है, स्वच्छ ऊर्जा पर, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, है ना। आप लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है बिजली बिल बढ़ा करके कि आप क्या लगाइए, सोलर पैनल लगाइए, नहीं तो स्मार्ट मीटर से आप जितना 3 महीने में स्मार्ट मीटर का खर्चा आएगा उतने में सोलर पैनल लग जाएगा। इसी कारण से आधुनिक, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा, वही है सोलर पैनल की बात की जा रही है। SDG 8 समावेशी आर्थिक विकास, हर वर्ग को शामिल लेकर के पूर्ण रूप से लोगों को रोजगार परक बनाने का जिम्मा है SDG 8। SDG 9 है हम नवाचार को बढ़ावा दें। नवाचार बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम आया था, सुने होंगे, भारत में बनाइए।
मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ये भी था एसडीजी 9 का लक्ष्य। ये पढ़ ही सकता हूँ, कुछ कुछ बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखेंगे। 10वां है असमानता। देश के भीतर और आपस में आय और अवसरों में असमानता को कम करना है। जैसे टैक्स पेयर हैं तो टैक्स स्लैब को कम ज्यादा किया जा रहा है, सभी आर्थिक असमानता कम हो। लोगों को कुछ छूटें मिल रही हैं बहुत सारी चीजों में, वो है सिटी प्लानिंग। एसडीजी 11 का मतलब है सस्टेनेबल शहर, सतत शहर हो। और शहरों का जो डेवलपमेंट हो रहा है, एक नियोजित शहर का कॉन्सेप्ट आया हुआ है हमारे देश में। चंडीगढ़ सुने हैं, चंडीगढ़ एक नियोजित शहर है, उसको बसाया गया है, बनाया गया है। नया रायपुर नियोजित शहर है, उसको बसाया गया है, बनाया गया है। कुछ ऐसे शहर होते हैं जो बनते जाते हैं बनते जाते हैं, बनाया नहीं जाता, वो बन जाता है और उसके बाद उस पर योजनाएं बाद में आती हैं, शहर घोषित किया जाता है। लेकिन किसी को डायरेक्ट शहर बना दिया जाता है तो नियोजित शहर बना बोलते हैं उसको। 12वां है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितने अच्छे से कार्य कर सकते हैं, वो है, इसमें इमेज भी है। जलवायु को लेकर के है एसडीजी 13, इसको लिख लेंगे। 13 को, 13 से लेकर 17 तक को लिखना ही है, खासकर 1 से 7 और 13, 15, 17, 19, 17 तक तो है। जलवायु पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि हमारे देश में वैश्विक स्तर पर टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं, तो जलवायु पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए भी हमारा देश प्रतिबद्ध है। कैसे काम हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम से कम होगा तो जलवायु परिवर्तन में कमी आएगी। जल के नीचे जीवन 14 भी आप बड़े स्तर पे काम किया जा रहा है। 70% भाग में पानी है और आप एक बाटल पानी को 25 रुपया 20 रुपया में लेके पी रहे हो। तो समुद्र के पानी को कैसे भी करके फिल्टर करके लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। अगर जल शुद्धिकरण हो गया समुद्र के जल का तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे ही जमीन को बचाना है, जमीन का जंगलों को बचा कर रखना है। जंगलों के साथ साथ आपको जैव विविधता का संरक्षण करना है। जैव विविधता के साथ साथ जमीन का भी पर्यावरण प्रदूषण के हिसाब से जमीन का भी संरक्षण करना है। सबकी जिम्मेदारी सतत विकास ने लिए रखी है। शांति व्यवस्था बनाए रखना। उसके बाद है, आप जब ये सब काम कर रहे होते हैं तो वैश्विक स्तर पर हाथ से हाथ, कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और वैश्विक स्तर पर आपको अगर सहायता मिलती है तो सहायता लेना है, और अन्य देशों को अगर सहायता चाहिए सतत विकास के लिए तो अन्य देशों को सहायता देना भी है। पहला चीज तो याद रखेंगे, एसडीजी सतत विकास में कितने लक्ष्य हैं? 17। 169 उसके उपलक्ष्य हैं। उपलक्ष्य, ये इमेज है, इसको भी देख लेंगे, उसी का ही है। भारत में प्रगति है सतत विकास में। 193 देश हैं, जो 167, 167 देश की रैंकिंग निकाली गई है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने में भारत का स्थान अभी 99 नंबर पे है। मतलब स्थिति खराब है। हमने कुछ कुछ लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जैसे हमने कौन सी उपलब्धि प्राप्त की है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। और गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका घर पक्की वो गरीब नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जैसे बस्तर सरगुजा क्षेत्र में लोगों को आवास दे दिया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति सुधार नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों को गरीबी से ऊपर कर दिया गया है। राशन कार्ड कट गया है, अन्य चीजें तो नहीं मिल पाई। तो हम इस स्तर पे देख रहे हैं कि आपको आवास मिल रहा है और इतने दिन का काम मिल रहा है। गरीबी की परिभाषा क्या है? गरीबी की परिभाषा होती है कि एक न्यूनतम आय का स्तर है जो एक व्यक्ति मासिक कमा सकता है। कोई व्यक्ति अगर 1000 रुपया एक महीने में कमा लेता है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है, ये माना जाता है। हाँ, कोई गरीब नहीं।
हमारे यहाँ पे पेयजल की स्थिति, जल जीवन मिशन से हमने SDG 6 को वैश्विक स्तर पे प्राप्त किया है। ऊर्जा को लेकर के वैश्विक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सौर ऊर्जा, दोनों चीजें योजनाएं हमारे यहाँ पे बहुत कम रेट में पूरे वैश्विक स्तर पर इतनी सस्ती और कहीं नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। पानी की उपलब्धता, सब घर, शहर हो या गांव हो, सब पूरे गली में नल कनेक्शन बिछ गया है। कनेक्शन बोल रहा हूँ ना, पानी जाता है नहीं जाता ये अलग मैटर है, क्योंकि जल जीवन मिशन का मतलब है सब घर तक नल कनेक्शन की पहुंच, स्वच्छ जल वाला कनेक्शन की पहुंच। ऊर्जा में सबके घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो BPL या गरीबी लोग हैं उनको निःशुल्क मिलता था क्या, है ना? हाँ, रिफिल करना है आप लोगों को। बिजली, हमारे यहाँ पे बिजली की स्थिति है 100% मान लिया गया है। छत्तीसगढ़ में तो 100% घर में बिजली पहुंच गई है, चाहे वो पोल वाले हो चाहे सोलर वाला हो। विद्युतीकृत गांव की संख्या 100% भारत छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद हमारे यहाँ पे इंटरनेट पहुंच भी बहुत अच्छी हुई है। सरकार की एक योजना आई थी जैम, ये जैम को लेकर के सब लोगों ने, जनधन आधार मोबाइल, इसको तीनों मिलाकर के जैम कहा गया है, योजना का नाम है ये। UPI भुगतान लोगों ने, इतने तेजी से क्रांति आई है, लोगों ने अपनाया, तो ये चीजें हमारे यहाँ लोगों ने विकास क्षेत्र को अपनाया। सतत विकास करते करते हमने अपना लिया, पता नहीं चला कि हमने कैसे सतत रूप से अपनाया है, एक साथ आपको थोपा नहीं गया है। ये है आपका टॉपिक इकाई 8। थोड़ा सा फास्ट बताया हूँ, अब बनाएंगे गणित। हाँ, जनधन बैंक खाता, आधार से कनेक्ट करना है आपके पूरे डाटे को, और मोबाइल से भी कनेक्ट होना है, तीनों। चलिए अब हम लोग सीरीज की बात करते हैं, श्रृंखला। आधे घंटे में जितनी चीजें आप समझ सकते हैं। श्रृंखला सही है कि गलत है? आप लोग कैसे लिखे हो? तो ऐसा नहीं लगाना है, बताया था आप लोगों को फिर से। हाँ, चलिए कुछ नियम देख लेते हैं। सीरीज दो तरीके से अभी पूछे जा रहे हैं। पहला होगा, सीरीज का मतलब होगा किसी भी संख्या को किसी संख्या, अक्षर को क्रमबद्ध ढंग से समझना, ये सीरीज कहलाता है। उसके बाद क्या आएगा, हर अक्षर में, हर संख्या में एक पैटर्न होता है। आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है, और नवोदय से ही शुरू हो जाता है इस चीज को पढ़ना, बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, तो एक कुछ पैटर्न के हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है, और आपको इस 3 स्थानों पे इसको भरना होगा। यहीं से शुरुआत करते हैं सब। तो आप बता पाएंगे कि ये किस पैटर्न पे है? ये एक क्रमबद्ध संरचना है, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा
4 5 6। आपने पैटर्न पहचान लिया। आपका एक ही काम है श्रृंखला में, ये किस नियम से आगे बढ़ रहा है। रिपीट कर रहा हूं, ये किस नियम से आगे बढ़ रहा है उसको पता करना ही श्रृंखला कहलाता है। ये बताएंगे। ये कॉमा है ना। हम्म। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, दो तीन चार, कुछ भी हो सकता है श्रृंखला का, लेकिन एक पैटर्न पहचानना पड़ेगा आपको। ऐसे भी दो दो के गैप में भी पैटर्न आएगा तो श्रृंखला में पहचानना है। हम्म? वो भी हो सकता है, कुछ भी पैटर्न हो सकता है, आपके एक पैटर्न को पहचानना होगा। ये कॉमन पैटर्न, दो का टेबल है, ठीक, 10 और 12, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये बनता कैसे। कभी कभी हमने देखा है कि माइनस करने वाला नियम भी आता है। जब आपको नहीं पता है तो इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, ऐसे जब तक अंतर निकालते जाइए जब तक वो एक ना आ जाए। ये पैटर्न भी आप लोगों को कई बार काम आएगा। इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर भी 2 है, इसके बीच का अंतर 2 है, तो सबका एक कॉमन आ गया, दो दो बढ़ाते जाइए। ये बिना ट्रिक वाला नियम है ये। उसको जब तक ऐसे दोनों के बीच घटाते जाइए जब तक का सब संख्या बराबर ना हो जाए, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैसे कैसे नियम आते हैं। नियम क्या क्या हो सकते हैं या पैटर्न क्या हो सकता है। पहले +1 +1 हो सकता है, +1 +1 हो सकता है। कुछ रूल्स होते हैं +1 +2 +3 +4 ऐसे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे +1 +3 +5, एक किस हिसाब से है विषम। उसके बाद हो सकता है 2 4 6, सम संख्याओं के अंतर के हिसाब से बढ़ सकता है, और ये संख्या में भी काम आएगा और अक्षरों के बीच का गैप है उस पर भी काम आएगा। ये नियम लिखते जाएं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और क्या हो सकते हैं, तो और ये हो सकता है +1 × 1 +1 × 2 +1 × 3 ऐसे हो सकता है। उसके बाद हो सकता है +1 × 1 +2 × 2 +3 × 3, ये भी हो सकता है। उसके बाद है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे होते हुए ये बढ़ सकता है। वर्ग में प्लस माइनस हो सकता है। तो जितने भी संभावनाएं होंगी वो हो सकता है। प्रश्न आपको देता हूं उस हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे। बहुत सरल और बहुत कठिन दोनों का कॉम्बिनेशन है। शुरू करें प्रश्न। प्रश्न में थोड़ा सा कठिन स्तर पे शुरू करता हूं। क्वेश्चन है 5 9 18 34 59 सीरीज में अगला जो अक्षर आएगा वो क्या आएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है।
लॉजिक लगाएंगे, बन गया बताएंगे, उत्तर नहीं बताएंगे, ये आया है। ताकि ये रीजनिंग वाला जो पैटर्न ये होगा कि सबका कॉन्सेप्ट वहां चला जाएगा कि हाँ उत्तर पता चल गया, तो लॉजिक खत्म हो जाता है। बहुत सिंपल तरीके से ये है, आप लोग टाइप कर सकते हैं। अब प्रश्न में थोड़ा सा अपने हिसाब से दिया हूं, बड़े बड़े प्रश्न आएंगे तो 1 2 3 4 वाले का टाइम खत्म। आ गया? ऑप्शन देना है क्या? बिना ऑप्शन के बनाइए तो लॉजिक लग, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जो आपको लॉजिक लग रहा होगा बताएंगे। सबसे पहले प्रयास यह करना है, देखिए बनाने का तो देखिए इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, सबसे पहले घटाने का प्रयास कीजिए। अंतर सबसे पहला काम होगा कितने का अंतर है, उसके बाद आगे दिमाग लगाएंगे जब भी ऐसा काम करेंगे। इसके बीच अंतर कितना है? 4। इसके बीच अंतर कितना है? 9। इसके बीच अंतर कितना है? 16। इसके बीच अंतर कितना है? 25। आप अब उसके बाद अंतरों पर विचार करिए, ये अंतर किसी एक नियम या पैटर्न या कोई चीज है क्या? तो सबसे पहले घटाने के देखेंगे, पूरा उत्तर मिल जाता है। फिर जब हमने इसको देखा तो ये किसका वर्ग है? 2 का वर्ग। ये किसका वर्ग है? 3 का वर्ग। 2 3। ये किसका वर्ग है? 4 का वर्ग। ये किसका वर्ग है? 5 का वर्ग। तो ये किसका वर्ग होगा? 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है? तो इसमें 59 में 36 को जोड़ेंगे तो अगला सीरीज प्राप्त होगा। जोड़ दीजिए, इसको जोड़ने पर आया होगा 95। ओके, अब इसको बनाइए। ऐसे प्रश्न एग्जाम हॉल में बैठे नहीं रहना है, कैसे भी करके जोड़ घटाव के देखना है। और हमेशा वैसी संख्या को पहले ध्यान रखिए कि क्या ये संख्या क्रमशः आगे बढ़ रहा है क्या। पहली बात, कम ज्यादा है, ध्यान से सुनेंगे। चलिए कम ज्यादा पे आएगा तो अगर ये आगे बढ़ गया, ये कम है या ज्यादा है, तो तुरंत लॉजिक लगाइए जो आगे बढ़ रहा है, कि एक में आगे बढ़ रहा है क्या, वो सोचना है। ठीक, आपका दिमाग जितना तेज दौड़ेगा। वो 11 लिखा हुआ है। फिर से एक काम करेंगे, इसका अंतर निकालिए और उत्तर बता दीजिए। दौड़ाइए, तेज दिमाग दौड़ाइए। आ जाएगा, बहुत सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। आ गया? अंतर निकालने का पहले प्रयास कीजिए। 10 और 11 के बीच अंतर है 1 का। 11 और 19 के बीच अंतर है 8 का। 19 और 46 के बीच अंतर है 27 का। 110 और 46 के बीच अंतर है 64 का। तो फिर से कुछ लॉजिक दिख रहा है। 1 8 27 64, ये किसी न किसी का घन होता है। ये किसका घन हो गया? 1 का। ये किसका घन हो गया? 2 का। ये 3 का घन। ये 4 का घन। तो अगला जो होगा 5 का घन। 5 का घन होता है 125। तो इसको हम लोग क्या करें, इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा? 235।
ये शुरुआत कर रहे हैं हम लोग ना अभी। पहला काम घटा के देख लीजिए, पहला काम घटा के, कठिन नहीं है। यहीं से मैं फिर 1 2 3 4 वाला दूंगा तो क्या मतलब होगा, फिर कठिन तो दूंगा ही ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैटर्न पहचानना होगा, लॉजिक लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 3, चलिए भाई सरल दे देता हूं। 5 11 23 48 95 बनाएंगे जल्दी। 47 ही है। चलिए देखते हैं इस दोनों के बीच क्या कनेक्शन है। 5 में ऐसे क्या करते हैं कि 11 जाए 5 दूनी 10 और 1 11, 11 एकम 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47, 47 दूनी 94 और 1 95। तो कौन से रूल्स फॉलो हो रहा है? गुणा 2 प्लस 1, इन दोनों के बीच भी गुणा 2 प्लस 1, 2 से गुणा करेंगे इस संख्या को और प्लस 1 कर देंगे, हैं? वर्ग पे चले गए हैं, वर्ग का पैटर्न चल रहा है तो वर्ग करना शुरू कर। 95 का डबल और एक 191, 191। चलिए एक और बनाएंगे। 14 16 19 24 31 इन क्वेश्चन मार्क। आ गया, आया ना? कितना आया बता दीजिए आप, देख लेते हैं। ऑप्शन में तो 40 है लेकिन उत्तर 42 है। दोनों का अंतर 2, दोनों का अंतर 3, इन दोनों का अंतर 5, इनका अंतर। अंतरों को ध्यान से देखिए, अभाज्य संख्याएं हैं ये, ठीक है। अंतर क्या है? 2 अभाज्य संख्या है ना, तो 2 3 5 7 अभाज्य संख्याएं लगातार बढ़ रही है, तो 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगी? 11। तो
तो 31 और 11 का जोड़ कितना होगा? 42। ओके, कोई दूसरा लॉजिक लगता है और दूसरी संख्या आती है तो आप बिल्कुल बताएंगे, उसको हम क्यों पास करें, फेल कर देंगे, विलोपित कर देंगे, ठीक है। कॉमा लगा देता हूं। रोहित जी बताइए जल्दी से। कितना? 2 डब्बा है, दोनों डब्बा भरना है। 40 और 44, 40 और 41 है। हाँ, क्या पैटर्न है? 10, 20, 30, 40 और ये 11, 11 तिया 11 चौक 44। पैटर्न पहचानेंगे। मैं प्रकारों को नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जो आप उलझ जाएंगे, प्रकारों के पास जाएंगे तो जो पैटर्न होगा ये, इस पैटर्न को दो का गैप के हिसाब से अभी बताया ना कि अगर आप लोगों को सिमिलर संख्याएं आसपास दिखे, जैसे 10, 11, 10, 12 से दिखे और उसके जस्ट बाद दो दो संख्याएं फिर बड़े बड़े दिखे, तो आप बिल्कुल कंपेयर करिएगा क्या ये गैप गैप में बढ़ा हुआ है क्या। और कभी कम ज्यादा दिखे तब भी वही काम करना है। कभी कभी रिवर्स आता है, ठीक है। रिवर्स आपके लिए थोड़ा सा यहां से ऐसे जाना परेशानी वाला हो सकता है। कभी कभी बीच का पद होगा, किसी पैटर्न पे चल रहा है, बीच का पद को हटा दिया जाएगा, बीच का पद गायब है, उस सीरीज को अगल बगल भी मिलेगा, बीच का गायब है, उसको भरना होगा। तीसरा पैटर्न ये होता है कि सीरीज को आपको पहचानना होगा और कोई ऐसा जो संख्या है वो गलत छाप दिया रहता है, तो उसको कहते हैं गलत पद को आइडेंटिफाई करना है, ठीक। जैसे गलत पद पहचानना श्रृंखला में, गलत पद में कौन सा पद गलत है? 12 पद गलत है, तो ये पहचान सकते हैं। दूसरा ये होगा 2 है, उसके बाद इसमें गलत पद कौन सा है? ये सीरीज अभाज्य संख्या के साथ चल रही थी, ये गलत पद बीच में आ गया है, ये ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पर ये सबसे कठिन चीज होता, 11 नहीं, आपको गलत पद पहचानना है। और ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 17। ये ऑप्शन रहते हैं, ऐसी गलत पद पहचानना है। श्रृंखला का सबसे कठिन सवाल है ये, दिमाग उलझ जाता है। मैं तो छोटी संख्या लिखा हूं, अभी दूंगा बड़ा वाला, पहचानना पड़ेगा। गलती क्या है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी होना क्या था 16। जब अगर ये 16 होता तो 16 दूनी 32 होता है, मतलब यही गलत है ना। 32 कैसे आएगा? यहाँ पर 8 दूनी 16 होता और 16 दूनी 32 होता। तो सही क्या है उसको भी पहचानना जरूरी है और गलत क्या है उसको भी पहचानना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न लिखें।
7, 9, 16, 25, 41, 68, 107, 173। कौन सा पद गलत है? आ गया सीमा? नहीं बन रहा? आपको लॉजिक लगाना, मैं बैठा हूं मतलब रुका हूं मतलब? कौन सा है गलत? 68। 7 और 9 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होता है? 16। 16 और 9, 7 + 9 = 16। इस दोनों को जोड़ दिए, 16 आया। अब 9 और 16 कितना हो गया? 25। 16 और 25 41। 41 हुआ। 25 और 41 66। जबकि यहाँ क्या है? 68। ठीक है। अगर इसी पैटर्न को हम आगे सीरीज को बढ़ाते जाएं तो हम 66 रख दें यहाँ पर, 41 और 66 तो 107 आता है, और 107 और 66 कर दें तो 173 आता है। तो इस हिसाब से 68 गलत पद है। हो गया? 15, 31, 64, 131। अगला पद क्या है? फिर है 11, 13, 17, 19, 23, 25। आज थोड़ा सा बेसिक से कर रहे हैं ना, थोड़ा कठिन प्रश्न मिलेगा कल। ये संख्यात्मक है। इसके बाद आपका जो सीरीज का आएगा वो सबसे जो ज्यादा प्रभावित करता है वो है हम्म। हो गया, जल्दी बनाइए। दोनों बन गए? हाँ, नीचे वाला भी बनाइए। थोड़ा सा रुक के उसको ना देखने का प्रयास कीजिए, कनेक्शन जोड़ने का प्रयास कीजिए कि 15 से 31 कैसे हुआ होगा। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहले प्रयास गुणा करके, 15 और 30 का कनेक्शन होता है ना भाई, तो 15 और 30 का कनेक्शन है मतलब 2 से गुणा हुआ होगा, और 31 है तो एक जोड़ के रखा हुआ है। क्या वही चीज अगले वाले में भी है?
31 में 31 का डबल +2, पहले में 1 था दूसरे में 2। अब पैटर्न पता चल रहा है, आगे में 1 2 है तो 3 होगा। टाइम नहीं लगाएंगे। 15 दूनी 30 और 1 31, 31 दूनी 62 +2, फिर गुना 2 +3, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, गुना 2 +4, तो ये हो गया कितना है 266। यहां पर देखिए दोनों के बीच कुछ हम लोग को दिख रहा है, कितने का अंतर है, यहां पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो +2, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, और 25 और 4 29। ठीक है, 2 4 2 4, ये कुछ भी हो सकता था ना, 1 2 3 1 2 3 ऐसा भी जा सकता है, 1 2 1 2 1 2 ऐसा भी जा सकता है, 1 3 5 1 3 5, कुछ भी पैटर्न हो सकता है, श्रृंखला का पहचानना आप लोगों को है। चलिए एक लास्ट बना लीजिए। ऐसे ही पैटर्न फिर कल हम लोग करेंगे अच्छे से क्वेश्चन को। हो गया। हम्म, 24 आया होगा। बस घटा के देखिए, पहला तो आप लोगों को दोनों के बीच अधिकतर दो संख्याओं के बीच अंतर देखना, कितना का अंतर दिख रहा है 6 का। यहां पर गए तो ये माइनस हो गया, -3, फिर +6, -3, +6। इसको आप लोग क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, क्या आप धन 6 ऋण 3 ऐसा पैटर्न जा रहा है कि नहीं। इसमें 3 कम करेंगे तो 24, 24 और 6 30, 30 फिर -3, पैटर्न क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो फिर कल का टॉपिक डाल दूंगा, क्या पढ़ना है। कल से हम लोग सामान्य ज्ञान का जो पहला हिस्सा है ना, जीएस जो 15 नंबर का है, उस जीएस में इतिहास का शुरुआत करेंगे। प्राचीन इतिहास कितने क्लास, प्राचीन इतिहास के कितने क्लास लगेंगे, 2 क्लास। ठीक, जीएस सामान्य दिन, और उसमें पूरा कवर होगा, जो आता है उसी को मैं चर्चा करूंगा, आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा, जो आता है उसके हिसाब उतना ही पढ़ के जाएं, कम से कम कॉन्फिडेंस रहेगा कुछ तो पढ़ के गए हैं, नहीं तो बैठोगे इतिहास तो 6 महीने लगेंगे इतिहास पढ़ते पढ़ते। वो कितने दिन में, 2 दिन नहीं, 2 क्लास में। हाँ, प्राचीन बस ना, उसके बाद जो टॉपिक जैसा जैसा चल रहा है मध्यकालीन भी 2 क्लास ऐसे करके, जीएस भी कवर करना है 2 महीने में। अगर धीरे धीरे करते रहे तो 15 दिन में 20 दिन में बहुत सारे जीएस कंप्लीट हो जाएंगे हैं। वर्ल्ड मैप
सिलेबस में जो है उसको बताएंगे। विश्व का है, सिलेबस लेके आया हो, दिखाइए विश्व। विश्व होगा तो विश्व पढ़ेंगे। चलिए कल जुड़ते हैं।